हेलो स्टूडेंट्स। आज वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपकी ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स क्लियर होंगे, राइट। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलो, वन ऑफ द सेम थिंग। क्या होते हैं ये आपने पढ़ रखा है 10th क्लास में, जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, जो 6 टाइप्स के होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इनके बारे में आपने 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, दैट इज लिमिटेड टू ओनली द 90 डिग्री, है ना। आपने राइट एंगल ट्राइंगल के साथ ही ट्रिग्नोमेट्री को डील किया था। बट एंगल तो कुछ भी हो सकता है, एंगल माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, इसलिए उनकी ट्रिग्नोमेट्री भी हमें आनी चाहिए। अभी हमने सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल तक ही ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा है। मतलब अब मुझे आगे के एंगल्स पॉजिटिव में 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से कम, 0 से कम, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सभी एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री अभी हमें पढ़नी है। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना, यहां से आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। अगर ये वीडियो बहुत अच्छे से अगर आपका क्लियर हो गया तो ये लिख के लोगे, आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आगे चलती रहेगी। आगे बहुत सारी चीजें आएंगी, बट वो सब चीजें इसी पे डिपेंडेंट है। अगर नींव ही खराब है तो बेटा मंजिल तो गिरनी गिरनी है ना। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम इसमें। तो मैंने यहाँ पर एक चीज बनाई है, मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक सर्कल बनाया है। ठीक है, ये सर्कल है, इसी सर्कल के अराउंड में पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन करूंगा। पूरी ट्रिग्नोमेट्री सभी एंगल्स के लिए सर्कल के अराउंड डिफाइन हो जाती है, राइट। ठीक है, दिस सर्कल इज यूनिटी सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन। क्या मतलब हुआ, ये एक यूनिटी सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे। सेंटर ओरिजिन पे दिख रहा होगा। यूनिटी सर्कल है तो लेट सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। ठीक है, यूनिटी सर्कल है मतलब इसकी रेडियस कितनी है, 1 है, और सेंटर्ड एट ओरिजिन मतलब इसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,0, इसके हो जाएंगे 0,1, इस पॉइंट के सी के हो जाएंगे -1,0 और ये हो जाएगा 0,-1। इजंट इट। ठीक है, ये तो मैंने 4 पॉइंट बना दिए। ओके, अभी सब चीजें समझ में आती रहेगी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं कहानी को। एक पॉइंट लेता हूं यहां पर मैं P, इसके कोऑर्डिनेट में ले रहा हूं A, B। ठीक है, और जस्ट अ मिनट, हाँ, इसको इससे मिला लिया, ये O है, ओरिजिन OP, राइट। ठीक है, अच्छा, ये जो एंगल लिया है वो मैंने लिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थीटा। कितना लिया हुआ है, थीटा लिया हुआ है। ठीक है, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं एक्स एक्सिस पे, इसको बोल देते हैं M। ठीक है, चलिए जी, अब देखो थोड़ा बहुत देखो, यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है OMP, है ना। मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ OM एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ PM, तो जैसे कि P के कोऑर्डिनेट A, B हैं, तो ऑब्वियस सी बात है OM कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, और PM कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। इजंट इट। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट तो आपको पता होंगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, B हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं आगे की अपन। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखो, इन ट्राइंगल OMP, जो जो भी आपने क्लास 10 में पढ़ा था वो भी सब यहाँ पर डिराइव करूंगा मैं, एक एक चीजें, ट्रिग्नो तीनों आइडेंटिटीज हम डिराइव करेंगे। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो वहीं से डिराइव होती है। इसके बाद एंगल्स अगर 90 डिग्री से ऊपर आ जाए तो क्या होता है, कैसा होता है, क्वाड्रेंट एंगल्स क्या होते हैं, ऑल द थिंग्स, साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, ग्राफ क्लियर होना बहुत जरूरी है। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन समझ में आ जाती है तो आपके लिए मैथ्स बहुत इजी सी हो जाएगी, इसलिए ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पे ज्यादा गौर करें हमेशा, राइट। ठीक है, चलो, इन ट्राइंगल OMP में आपको दिख रहा होगा कि OP की वैल्यू तो 1 है, क्योंकि मैंने यूनिटी सर्कल बनाया तो ये वैल्यू तो 1 हो गई, है ना। ठीक है, इसमें मुझे बताओ साइन थीटा कितना होगा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो अपन ने क्लास 10 में पढ़ रखा है। साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर तो B हो गया और हाइपोटेनियस 1 हो गया, तो B/1 B हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं कॉस थीटा निकालूंगा तो वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, A, और हाइपोटेनियस 1 है तो ये A हो गया। ठीक है, इन दोनों को बहुत अच्छे से संभाल के रखें, ये आगे बहुत काम आने वाले हैं। ओके, अच्छा, अगर इसी ट्राइंगल में मैं PGT लगा देता हूं, ठीक है, PGT इन ट्राइंगल OMP। ठीक है, अगर आप PGT लगाओगे तो कितना आएगा, हाइपोटेनियस OP का स्क्वायर, है ना, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, इजंट इट। ठीक है, OP तो 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया। OP की वैल्यू 1 है, मैं बार बार ऊपर नीचे करूंगा क्योंकि डायग्राम आपको बार बार दिखाना होगा। ठीक है, OP की वैल्यू 1 है ना, और OM है A और PM है B, तो ये A स्क्वायर और ये B स्क्वायर, राइट। ठीक है, अच्छा, अब A और B की वैल्यू मैं यहाँ से रख सकता हूँ, ये लिखी हुई है ना मैंने। तो यहाँ से आपको A की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, B की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा अरेंजमेंट के बाद आपको पहली आइडेंटिटी मिल गई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यस और नो, दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी।
ठीक है, अब इन्हीं दो आइडेंटिटीज को मैं दो तरीके से डिवाइड करूंगा तो अपने पास बाकी की जो दो आइडेंटिटीज हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, जैसे कि मैं फर्स्ट में इसको डिवाइड करता हूं, यहीं पे लिख दो डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, हम एक बार इसको डिवाइड कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज योर tan स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज योर सेक स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी ये आ गई है और एक आइडेंटिटी ये आ गई है, इजंट इट। तो ये तीन आइडेंटिटीज हमने डिराइव कर ली हैं, राइट। तो ये तीनों आइडेंटिटीज का डेरिवेशन यहीं से आता है। ओके, चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं और, ठीक है, बताओ कि अगर मैं इस P पॉइंट को मूव कर रहा हूं इसके ऊपर लाइक दैट, या फिर यहाँ A से स्टार्ट किया और ऐसे मूव किया, ठीक है, मैं अगर इसको इस तरीके से मूव कर रहा हूं, है ना, तो ये P पॉइंट कभी ना कभी A पे आएगा, फिर कभी ना कभी B पे आएगा, कभी ना कभी C पे आएगा, कभी ना कभी D पे आएगा, फिर वापस A पे आ जाएगा, यस और नो। ठीक है, अच्छा एक पूरा कंप्लीट रोटेशन अगर अपन करते हैं तो कितना एंगल होता है, पूरे कंप्लीट रोटेशन में अपना एंगल होता है 2 पाई, है ना। तो मैं अब सब एंगल्स बना रहा हूं एक एक करके, राइट। चलिए जी, अब बात करते हैं वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन में एंगल कितना आता है, 2 पाई आता है। ठीक है, मुझे बताओ, मैं रेफरेंस लाइन हमेशा इसको लूंगा, रेफरेंस लाइन इज दिस योर, ठीक है, ओ ए वाली आपकी रेफरेंस लाइन लेगी, तो एंगल ए ओ बी कितना होगा, एंगल ए ओ बी मतलब दिस पार्ट, ठीक है, इससे हम बता देते हैं ये ए ओ बी दिस पार्ट है ना, ये ए ओ बी, ये एंगल कितना हो जाएगा 90। अगर मैं ए ओ सी बोलूंगा तो 180, ठीक है, अगर मैं ए ओ डी बोलूंगा, ए ओ डी, तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस पार्ट, आपको ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर ये वाला एंगल कैलकुलेट करोगे तो 270, वैसे ही ए ओ ए मतलब ये पूरा आपने घूम लिया, ए ओ ए मतलब ये आपने पूरा घूम लिया तो 2 पाई होगा। ठीक है, ये जो एंगल्स आते हैं ना इनको अपन बोलते हैं क्वाड्रेंट एंगल। क्वाड्रेंट एंगल मतलब जो एंगल ए बी सी डी पॉइंट पे बन रहे हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो मैं वही लिख रहा हूं, तो एंगल ए ओ बी तो अपना हो जाएगा π/2, हमने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, मैंने इसलिए बोला था कि रेडियन के साथ ही मैं मैनिपुलेशन करूंगा, डिग्री अब भूल जाना, रेडियन के साथ ही आपको पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये तो क्या एंगल ए ओ बी, देन एंगल ए ओ सी अपना 180 हो गया, इसको पाई बोलते हैं, देन एंगल ए ओ डी 270 हो जाएगा, इसको अपन 3π/2 बोलते हैं, और एंगल ए ओ ए तो ये हो ही गया। ठीक है, तो जब जब भी आप ये पी पॉइंट अगर उस सर्कमफेरेंस में मूव कर रहा है, डायग्राम आपने बना लिया होगा तो आप उसको देख के करते रहे, है ना। ठीक है, नहीं तो हम भी दिखा देते हैं, चलो। ठीक है, तो ये पी पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पहुंचेगा, मैंने एक डायरेक्शन, ये घूम रहा है इसके ऊपर, है ना, इस तरीके से घूम रहा है, तो ए पे आएगा, कभी बी पे आएगा, कभी सी पे आएगा, कभी डी पे जाएगा, कभी ए पे आ जाएगा। ठीक है, तो जब जब ये इस तरीके से मूव करता रहेगा और एबीसीडी पे आता रहेगा तो इन सब एंगल्स को बोलते हैं क्वाड्रेंट एंगल, इन सबको एंगल को क्या बोलते हैं अपन, क्वाड्रेंट एंगल कहते हैं। तो मैं वही लिख रहा हूं, ठीक है, तो ऑल एंगल्स, ठीक है। अच्छा, आप देख रहे हो इन सभी एंगल्स को, एक बार ध्यान से देखो इन चारों एंगल को, ये क्या लिखा हुआ है, π/2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, π/2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, π/2 को 3 से मल्टीप्लाई ये करूंगा, π/2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा। इसका मतलब मैं π/2 को इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये सब एंगल्स बनते रहेंगे ना। ठीक है, इसी को बोलते हैं कि ऑल एंगल्स विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, जो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं π/2 को आर कॉल्ड क्वाड्रेंट एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट एंगल्स कहते हैं। ठीक है, ये चीज जानना, इन चीजों को अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट एंगल। ठीक है, तो मैं एक बार वो सभी क्वाड्रेंट एंगल्स लिख रहा हूं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या क्या हो सकते हैं, आई मीन टू से। ठीक है, सो एक बार तो हम 0 ले लेते हैं, फिर ए पे गया तो π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2 पाई, फिर 5π/2, इस तरीके से चलता रहेगा। अगर आप क्लॉकवाइज में घूमोगे, ये मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहा था, है ना, अगर आप क्लॉकवाइज में घूमोगे तो एंगल नेगेटिव हो जाएंगे, यही आएंगे -π/2, -π, -3π/2 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। तो इन्हीं चीजों को कंबाइंडली लिखा जाता है nπ/2 वेयर n इज बिलोंग्स टू z। तो दिस इज योर क्वाड्रेंट एंगल।
ये होते हैं आपके क्वाड्रेंट एंगल, ध्यान रखना। थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 2, ठीक है। तो ये जो थीटा है वो क्या है आपका क्वाड्रेंट एंगल है, अंडरस्टूड। इस चीज को आप क्या बोलोगे, क्वाड्रेंट एंगल बोलोगे, ठीक है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे की। अब मैं एक एक पॉइंट पे आऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं कि ये पॉइंट P धीरे 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 A पे आ गया। ये पॉइंट P कहाँ से कॉन्साइड हो गया, A से कॉन्साइड हो गया। अगर ये पॉइंट P A से कॉन्साइड हो जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन होगा, ध्यान से सुनना। इमेजिनेशन अगर ये चीज़ समझ में आ जाती है तो आगे की चीज़ें बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मैं इस पॉइंट P को मूव कर रहा हूँ सर्कमफेरेंस पे और एक एक जगह पर लेके जाऊंगा, हर क्वाड्रेंट एंगल पे लेके जाऊंगा और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करूंगा कि क्या हो रहा है। इस पॉइंट P को मैं कहाँ पे लाया, A पे लाया। तो भाई ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ आएगी और एक टाइम पे यहाँ आ जाएगी, है ना। ये लाइन यहाँ आ गई ना, अब ये लाइन यहाँ आ गई है तो थीटा कितना हो गया, थीटा तो 0 हो गया। ए कितना हो जाएगा, अभी ए इतना है, अगर ये लाइन यहाँ होती तो ये ए इतना होता और ये पॉइंट यहाँ आ गया तो ए कितना हो गया, 1 हो गया, है ना, ए 1 हो गया। बी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बी कितना हो गया, 0 हो गया। अब ऐसे ही अपन को बी पे भी देखना है ए क्या होगा और बी क्या होगा, वैसे ही अपन को सी पे भी देखना है ए क्या होगा बी क्या होगा, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही डी पे क्या होगा, ए क्या होगा बी क्या होगा। उसके अकॉर्डिंग अपन ये चीज कैलकुलेट कर पाएंगे कि साइन उन एंगल के लिए क्या आता है। एंगल्स चेंज हो गए हर पॉइंट पर। मैं क्वाड्रेंट एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा हूँ। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे क्लास 10 में भी आपको बताई होगी कि साइन एंड कॉज आर द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये क्या होते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। बाकी के जो है ना वो सब इसी से डिराइव होते हैं यार। टेन थीटा कितना होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो अगर मैंने आपको साइन और कॉस दे दिया तो आप बाकी की सब चीज कर सकते हैं, बाकी के चारों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। टेन के लिए साइन अपॉन कॉस, कॉजिक के लिए 1 अपॉन साइन, सेक के लिए 1 अपॉन कॉस, रेसिप्रोकल करना है, कॉट के लिए कॉस अपॉन साइन। तो जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन एंड कॉस, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ साइन और कॉस डिफाइन किया है। अगर आप साइन और कॉस डिफाइन कर दोगे तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो वैसे भी आ जाएंगे, है ना, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। इसके बाद हम बात करते हैं एक एक पॉइंट P को एक बार A पे लाएंगे, फिर B पे लाएंगे, फिर C पे लाएंगे, फिर D पे लाएंगे, फिर चेक करेंगे कि स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यूज क्या क्या आ रही है। उसके अकॉर्डिंग उन एंगल्स के रेस्पेक्ट में साइन और कॉस बना देंगे, ठीक है। चलिए जी, थोड़ा सा आपको रेफरेंस मिल जाए इसलिए मैं छोटा सा एक यही डायग्राम यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता पड़ जाए, ठीक है। ये A था, ये B था, ये C था, ये D था, बार बार ऊपर नीचे न जाना पड़े, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर था अभी P, ओके। फर्स्ट ले रहा हूँ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री ले लो, ठीक है, पाई में ले लो, कुछ भी ले लो। 0 डिग्री और 0 रेडियन तो बराबर ही होते हैं इसलिए, ठीक है। 0 डिग्री ले लिया है, ठीक है। तो मतलब ये पॉइंट P यहाँ पे आ चुका है, तो A ये हो जाएगा और B तो 0 हो गया, ठीक है। इसका मतलब A 0 और उल्टा लिख दिया, A 1 हो जाएगा और B 0 हो जाएगा, इजंट इट। A 1 हो गया और B 0 हो गया। और A क्या था ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना है यहाँ से, ठीक है। A आपका कॉस थीटा है और B आपका साइन थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से कॉस 0 1 हो गया और यहाँ से साइन 0 0 हो गया। ये 0 क्यों लिया, क्योंकि मैंने एंगल 0 के बारे में बात कर रहा हूँ ना, कॉस थीटा और साइन थीटा, थीटा की और 0 ले लिए, ठीक है। तो ये अपने क्वाड्रेंट एंगल पे कॉस और साइन की वैल्यूज हैं। अगर ये पता पड़ गई तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज पता पड़ जाएंगी। और क्वाड्रेंट एंगल इज योर स्टैंडर्ड एंगल्स। इन एंगल्स में तो साइन और कॉस की वैल्यू आपको अच्छे से आनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए सेकंड की बात करते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब थीटा 90 डिग्री आ गया तो आप कहाँ पहुंच गए हो, आप पहुंच गए हो यहाँ पर, यहाँ पहुंच गए हो। तो ये A तो अपना एक्स एक्सिस पे था ना, तो A तो 0 हो जाएगा और B अब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। A 0 हो गया है और B 1 हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से A तो 0 हो गया है और B 1 हो गया है और एंगल 90 डिग्री है, इसलिए cos 90, क्योंकि A cos 90 होता है तो 0 हो गया और B होता है आपका साइन थीटा, तो यहाँ पे 90 है तो साइन 90 1 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में लेते हैं, अच्छा इसको पाई बाय 2 भी बोल देना। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और पाई, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा 180 मतलब P यहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका है, तो ये A की वैल्यू तो कितनी होगी, -1 और B की वैल्यू 0। A की वैल्यू -1 और B की वैल्यू 0, ठीक है। इसका मतलब cos 180 आपका -1 हो जाएगा और साइन 180 आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। 180 की जगह पाई भी लिखते हो, cos पाई इज योर -1 एंड साइन पाई इज योर 0, ठीक है। एंड द लास्ट वन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
फोर्थ वन, when थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री। 270 डिग्री मतलब मैं यहाँ आ गया हूँ, यहाँ आ गया हूँ, तो अगेन ए तो अपन एक्स एक्सिस पे ले रहे थे, तो ए तो जीरो हो जाएगा और बी की वैल्यू -1 हो जाएगी, इसलिए cos 270 डिग्री इज योर जीरो और साइन 270 डिग्री इज योर -1। मैंने डिग्री में स्टार्टिंग से डिग्री में लिखा, इसलिए डिग्री में लिख रहा हूँ, आप चाहो तो इनको रीडिंग में भी लिख सकते हो, मतलब cos 3π/2 इज योर जीरो एंड साइन 3π/2 इज योर -1। अंडरस्टूड? ठीक है। और जो लास्ट फिफ्थ वन, वापिस हम कहाँ पहुंच चुके हैं, when थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री और 0 डिग्री और 2π। ठीक है, तो 360 डिग्री बोलो या 0 डिग्री बोलो या 2π बोलो, बना तो सेम थिंग ना। वापिस यहाँ पर A1 और B0, इसका मतलब cos 2π या 360 तो 1 हो जाएगा और साइन 2π हो जाएगा आपका 0। तो ये सभी क्वाड्रेंट एंगल्स पे अपन ने क्या निकाली है, वैल्यूज निकाल ली हैं, यस और नो? ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना इनको, क्वाड्रेंट एंगल्स पे वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब थोड़ा सा सुनो, इस डायग्राम पे आते हैं बड़े वाले पे वापस। लेट सपोज मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, है ना, ए की वैल्यू आ रही है 1, मैं यहाँ गया तो ए की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे आ रही है, तो ए की वैल्यू थोड़ी सी तो कम हुई। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे आ गया तो ए की वैल्यू और कम हो गई, फिर मैं यहाँ आ गया तो ए की वैल्यू और कम हो गई, फिर मैं यहाँ आ गया ए की वैल्यू और कम हो गई, फिर मैं यहाँ आ गया ए की वैल्यू नेगेटिव में थोड़ी सी कम हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर लास्ट में इतनी हो गई। तो अगर मैं पॉइंट को घुमा रहा हूँ तो ए की वैल्यू क्या हो रही है, ए की वैल्यू -1 से 1 के बीच में वेरी कर रही है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो ए की 1 है और ए की जो मिनिमम वैल्यू वो कितनी है, -1 है ना। तो ए की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और बी की मिनिमम वैल्यू -1 है, राइट? ठीक है, अच्छा, सो हम यहाँ पर एक चीज और लिख देते हैं, सॉरी, ठीक है, तो इसका मतलब एज ए लाइज बिटवीन -1 to 1, ए कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -1 से 1 तक, और ए क्या था आपका cos थीटा, इसका मतलब cos थीटा भी कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से 1 तक लाई करेगा। ये है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये आपको दिखा रहा है कि रेंज क्या होती है cos की, मतलब वॉट एवर इज द थीटा, तुम 4 लाख डिग्री डाल दो कि 4 करोड़ डिग्री डाल दो, द वैल्यू फॉर दैट एंगल ऑफ cos इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। आप एंगल कुछ भी ले लो, चाहे पॉजिटिव में बहुत बड़ा ले लो, छोटे नेगेटिव में बहुत छोटा ले लो, दैट डजंट मैटर, आपका जो कॉस होगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा ऑलवेज, रिमेंबर दैट। ठीक है, यही सेम चीज इसके साथ भी तो होगी, बी भी अगर आप देखोगे तो -1 से 1 के बीच में ही लाई कर रहा है ना, तो इसका मतलब साइन थीटा भी कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में ही लाई करता है। ठीक है, ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये होती है साइन और कॉस की रेंज। ठीक है, whenever someone asks you what is the range of sin and cos, your answer should be -1 to 1। क्लियर? इसके बाद अपन बात करते हैं कि साइन थीटा 0 कब होता है, कॉस थीटा 0 कब होता है, और भी आगे की बहुत सारी, पर ये बेसिक है ना, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है, बहुत बेसिक पार्ट है ये, अगर चीजें याद हो जाएंगी तो बहुत चीजें बहुत जल्दी क्लियर होती है। ओके, चलो आगे की बात करते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि आपने ये जो देखे क्वाड्रेंट एंगल पे, आपने दो चीज नोटिस की होगी। ठीक है, कि एक तो यहाँ पर साइन 0 आ रहा है, एक यहाँ पर साइन 0 आ रहा है और एक यहाँ पर साइन 0 आ रहा है, 3 पॉइंट पे साइन 0 आ रहा है, वो पॉइंट कहाँ है इस डायग्राम में? ठीक है, तो हम उसको मैच करेंगे। ठीक है, हमने देखा है कि यहाँ पर साइन 0 आ रहा है और यहाँ पर साइन 0 आता है, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। तो जब भी ये पॉइंट P इस पे मूव करेगा और जब जब वो A और C से पास करेगा तो साइन 0 होगा। ठीक है, और वैसे कॉस की बात करते हैं तो कॉस क्या होता है आपका, ए होता है, ए कहाँ होता है, यहाँ पे 0 होगा, एक तो यहाँ 0 होगा और यहाँ 0 होगा, तो जब जब भी आप इन दोनों पॉइंट से पास होंगे बी और डी से, तो कॉस 0 होगा। ठीक है, अब मैं एंगल्स लिख रहा हूँ इसी की रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसी के रेस्पेक्ट में अगर अपन एंगल्स लिखते हैं, ठीक है, तो यहां से अपन बात करते हैं कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू अगर 0 आ रहा है तो थीटा क्या क्या हो सकता है। ठीक है, एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एक तो 0 होगा क्योंकि ए पॉइंट पे आ रहा था, है ना, थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखा देंगे तो बेटर रहेगा, और मतलब इन दोनों पॉइंट पे आपका साइन 0 होगा, ये तो ए पॉइंट है, ये 0 है, फिर घूमे तो 180 पाए, फिर घूमे 2 पाए, फिर घूमे 3 पाए, फिर घूमे 4 पाए, तो 0 पाए 2 पाए 3 पाए एंड सो ऑन। अच्छा, और ऐसे ही अगर आप क्लॉकवाइज में घूमने लग जाओगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इन सब एंगल्स पे साइन 0 होता है, और जब आप इनको कंबाइन करोगे
जब आप इनको कंबाइन करोगे, ठीक है, तो उसका इंपॉर्टेंट है आपको, अगर आप कोई भी पूछे कि साइन थीटा जीरो कब होता है तो डोंट टेल कि थीटा इक्वल टू जीरो, ये गलत बात हो जाएगी। आपको जनरल सॉल्यूशन देना है, मतलब पूरा मिक्स कहाँ कहाँ पर भी जीरो होते हैं। तो ये साइन थीटा इक्वल टू जीरो व्हेन थीटा इज इक्वल टू, इन सबको मिक्स करोगे तो क्या आएगा, इन सबको मिक्स करोगे तो क्या आएगा, एन पाई, है ना, क्योंकि पाई को किससे मल्टीप्लाई करो, एक बार 1 से कर रहे हो, फिर 2 से कर रहे हो, फिर 3 से कर रहे हो, फिर -1 से कर रहे हो, -2 से कर रहे हो, -3 से कर रहे हो, तो एन पाई, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आपको बोलना है कि साइन थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा, मैं इसको ये भी लिख देता हूं, ये आपका कहलाता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर साइन थीटा जीरो होता है, ठीक है। सेम चीज बात करते हैं कि इफ कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, कॉस थीटा जीरो कहां पर होगा, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। ये पॉइंट कौन कौन से हैं, जब आप यहां से चलना स्टार्ट करोगे तो ये आएगा π/2, देन 3π/2, देन 2π प्लस π/2 इज योर 5π/2, ठीक है। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू, या तो आएगा π/2, या आएगा 3π/2, या आएगा 5π/2, या आएगा 7π/2 एंड सो ऑन, ठीक है। और इसी के आगे अपन प्लस माइनस भी लगाते हैं क्योंकि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों में लेने हैं। अब थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, कि cos थीटा जीरो कब हो रहा है, जब थीटा, देखो यहाँ पे π/2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर π/2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर π/2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर π/2 को मैं ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हाँ है ना, ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको जनरली अपन कैसे लिख सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, 2n + 1, कोई बोलेगा कि सर 2n - 1 लगा तो चलेगा बेटा, कोई इशू नहीं है ना, वेयर n इज बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इन दोनों पॉइंट्स पर साइन और कॉस क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है। और इसको बोला जाता है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, क्या हो जाता है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पे आपका क्या होता है, cos थीटा जीरो होता है, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे आपका क्या होता है, साइन थीटा जीरो होता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, है ना, डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलना कि cos थीटा जीरो का होता है जीरो पर, आई मीन टू से π/2 पर। दिस इज नॉट द फुल सॉल्यूशन, ये पूरा आंसर नहीं है, आप एक उसी में बता रहे हैं कि जब आप एक सर्कल करोगे तब, ठीक है। बट अब अपन को तो एंगल से कुछ भी हो सकते हैं, तो आपको ये जनरल सॉल्यूशन होते हैं, बहुत अच्छे से याद रखें, ठीक है। चलिए इसके बाद और भी कुछ बेसिक बातें करते हैं, जैसे कि अभी हमने बोला था कि कॉसेक थीटा, बचपन में क्लास 10 में अगर मैं आपसे पूछूंगा कि कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, बट ये सिर्फ 90 डिग्री तक, उसके आगे गलत हो जाएगा बेटा, है ना। तो अब आपको ये भी लगाना जरूरी है, क्योंकि 1/sin थीटा है तो इसका मतलब साइन थीटा जीरो नहीं होना चाहिए। साइन थीटा जीरो हो जाएगा तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, और 1/0 नॉट डिफाइन हो गया तो वो तो पाप है ना, 1/0 तो पाप है ना, नॉट डिफाइन इस सेल्फ पाप ही कहलाता है, ठीक है, ठीक है। तो साइन थीटा जीरो नहीं होना चाहिए। साइन थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा क्या होता है, n पाई, तो इसका मतलब थीटा n पाई नहीं होना चाहिए, ये है इसकी पूरी डेफिनेशन, राइट, ठीक है। तो cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा व्हेन थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई, राइट। वैसे ही sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, बट यहाँ पर वापिस से cos जीरो नहीं होना चाहिए, तो cos जीरो कब होता है, 2n + 1 π/2 पर, तो वो नहीं होना चाहिए, और n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तीसरी चीज अपन बोल देते हैं कि tan थीटा, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि साइन और कॉस तो क्या होते हैं आपस में, आई मीन टू साइन एंड कॉस द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आप उनसे आराम से निकाल ही दोगे। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा अपन cos थीटा। अगेन यहाँ पर भी बोलना जरूरी है कि भाई साइन जीरो हो जाएगा तो चलेगा, क्योंकि ऊपर वाला जीरो तो चलता है, बट नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, और नीचे वाला क्या है, cos थीटा, तो वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो 2n + 1 π/2 के इक्वल नहीं हो, ठीक है। और लास्ट वन अपन बात कर देते हैं cot थीटा की, और वो होता है आपका cos थीटा अपॉन साइन थीटा। सेम cos जीरो हो सकता है बट साइन जीरो नहीं होना चाहिए, और साइन कब होता है, जीरो n पाई पे, तो n पाई को नहीं लेना है, ठीक है। ये n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है ना, n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z लिखा है, वो सब क्या लिखा है, n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखा है, ठीक है, अच्छे से याद रखना। तो ये आपकी कुछ बेसिक चीजें हो गई हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब इवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से होते हैं, उनकी अपन बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अपन देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, अपन उसकी बात पहले कर लेते हैं, ओके। चलिए अब बात करते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, ठीक है। देखो मैंने वही डायग्राम वापस से बनाया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक यूनिट सर्कल बना दिया और पॉइंट पी है।
ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ और उसी परपेंडिकुलर को एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट क्यू पे मिला। अगर पी के कोऑर्डिनेट ए कोमा बी है तो क्यू के क्या होंगे, ये तो सेम रहेगा क्योंकि परपेंडिकुलर को अपन ने एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा ना। वाई कोऑर्डिनेट बी था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस बी, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट अपन फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ गए, राइट। ये आपका ओ है, आपने इसको इससे मिलाया, आपने इसको इससे मिलाया, ओके। अच्छा जी, और हमें पता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा ले रहा हूँ, तो अगर मैं क्लॉकवाइज में घूमूंगा तो मैं कितना लूंगा, माइनस थीटा लूंगा, राइट ना। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो ध्यान से आप कि अगर मैं पॉइंट पी के लिए करता हूँ, है ना, इसको अपन एम बोल देते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ओ एम पी, ट्राइंगल ओ एम पी में देखो आप साइन थीटा कितना आ रहा है आपका, साइन थीटा आ रहा है आपका, क्योंकि ये आपका बी था और ये आपका ए था, है ना। ये ओ एम जो है वो कितना है आपका ए है, ओके, और ये है आपका माइनस बी, राइट। ठीक है, तो साइन थीटा कितना आ रहा है आपका बी आ जाएगा, है ना। वैसे ही कॉस थीटा कितना आ रहा है आपका, कॉस थीटा आ जाएगा आपका ए अपॉन 1 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए आ जाएगा, ठीक है। बट इन ट्राइंगल ओ एम क्यू में आपका साइन ऑफ माइनस थीटा कितना आ रहा है, क्योंकि अब आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दैट इज योर माइनस बी ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी 1 है और ये भी 1 है। और वैसे ही कॉज ऑफ माइनस थीटा कितना आ रहा है, वो तो सेम ही रहेगा, ए आ रहा है ना। तो जब अपन इनको मर्ज करते हैं, मतलब इसको और इसको देखो अच्छे से, तो बी और बी, ठीक है, इस बी की जगह साइन थीटा लिख सकता हूँ, तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ये ध्यान रखना। वैसे ही दूसरा निकालते हैं, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा तो ए के इक्वल ही है, तो वो तो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अपन डिफाइन करते हैं इवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो होते हैं जिसमें नेगेटिव साइन डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। कॉस ऑफ माइनस थीटा आपका इवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और साइन ऑफ माइनस थीटा में माइनस बाहर आ रहा है, माइनस साइन थीटा हो रहा है, तो वो हो जाएगा आपका ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आप दूसरे भी डिफाइन कर सकते हो कि tan ऑफ माइनस थीटा भी माइनस tan थीटा होता है। रख लेना साइन ऑफ माइनस थीटा अपन कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो माइनस tan थीटा ही आएगा। वैसे ही कॉट ऑफ माइनस थीटा भी माइनस कॉट थीटा होगा। कॉजेक ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि साइन में नेगेटिव बाहर आ रहा है तो इसमें भी बाहर आएगा, ठीक है। और वैसे ही सेक ऑफ माइनस थीटा में सेक में डिसॉल्व हो जाता है, कॉस में बाहर नहीं आ रहा तो सेक में कहां से आएगा, ठीक है। तो दो ही इवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, दैट इज कॉस एंड सेक, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। और बाकी के जो चारों होते हैं वो क्या होते हैं आपके और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जिसमें नेगेटिव बाहर आ जाता है। दिस इज द रीजन, मैंने डायग्राम से आपको समझा दिया है अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अब बात है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं अगर लिखता हूं कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पी ए और बी क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, है ना। ए भी पॉजिटिव होगा, बी भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा और साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा। और अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव होगा, जिसका मतलब ये नहीं है कि दोनों की वैल्यू 2 आ जाएगी। मैं रेंज डिफाइन कर चुका हूँ, इनकी वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में ही रहेगी, राइट। ऐसा नहीं है कि 2 भी आ गई, 3 भी आ गई, 4 भी आ गई, दैट इज नॉट ओके, ओके। चलो, अगर कॉस थीटा और साइन थीटा पॉजिटिव हैं तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी तो पॉजिटिव ही होंगे। tan थीटा क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका ए नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ए एक्स पे मूव करता है, और बी क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव ही रहेगा। अगर ए नेगेटिव है इसका मतलब कॉस थीटा नेगेटिव है, और बी पॉजिटिव है इसका मतलब साइन थीटा पॉजिटिव है। अब सोचो थोड़ा सा कि अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, इजंट इट। और कॉस थीटा नेगेटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव है, तो tan थीटा भी नेगेटिव होगा, tan थीटा नेगेटिव होगा तो कॉट थीटा नेगेटिव होगा। इसका मतलब सिर्फ दो ही पॉजिटिव आएंगे इसमें, कौन कौन से, ठीक है, ओनली साइन थीटा कॉमा कॉसेक थीटा पॉजिटिव, ठीक है। सिर्फ कौन कौन से पॉजिटिव आएंगे, साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव आएंगे। फिर बात करते हैं इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ए भी नेगेटिव होगा और बी भी नेगेटिव होगा, इसका मतलब कॉस थीटा भी नेगेटिव होगा और साइन थीटा भी नेगेटिव होगा। और अगर ये दोनों नेगेटिव हैं
ठीक है, दोनों ही नेगेटिव है। तो टेन थीटा कितना होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, नेगेटिव अपन नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव बन जाएगा ना। तो इसका मतलब इस वाले थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा, अगर टेन थीटा पॉजिटिव है तो कॉट थीटा भी तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है उसका। तो इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर, ठीक है। एंड द लास्ट वन अपन फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो इन फोर्थ क्वाड्रेंट ए तो आपका पॉजिटिव होगा और बी आपका नेगेटिव होगा। इसका मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और साइन थीटा नेगेटिव होगा। ये ए और बी अपन ने जो स्टार्टिंग में किया था ना, वहीं से आए हैं सब, है ना। ठीक है, तो इस वाले में कौन सा पॉजिटिव है, सिर्फ कॉस थीटा पॉजिटिव है। कॉस थीटा पॉजिटिव है तो इसका उल्टा भी पॉजिटिव होगा, रेसिप्रोकल, बाकी के सब नेगेटिव होंगे ना। तो ओनली कॉस थीटा कॉमा सेक थीटा पॉजिटिव। ठीक है, तो इसी के रेफरेंस में अपन एक अच्छा सा डायग्राम बना देते हैं सुंदर सा, जो आपको सब एक साथ बता दें। ठीक है, ये एक्स एक्सिस बना दी, सॉरी ये एक्स एक्सिस, ये एक्सिस बना दिया। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको मैं बोल रहा हूँ सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे ही होती है तो पता होगा ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक तो पता होंगे, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पर आपके ऑल पॉजिटिव। ठीक है, इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव। ठीक है, इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऐसे यहाँ से ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऐड शुगर टू कॉफी, फलाना फलाना, बहुत सारी चीजें टर्म से याद रख सकते हो, पर ये याद रखना। तो दिस इज द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इस तरीके से हम साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्रोवाइड करते हैं, राइट। ठीक है, अब इस वीडियो को तो मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, हमने बेसिक वाली बात कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डोमेन, उनकी रेंज और उनके ग्राफ की बात करेंगे। दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस वाले वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होगा। अगर आपको ये बेसिक समझ में आ गया तो वो वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, ये अच्छे से क्लियर करना, उसके बाद अपन आगे की बात कर पाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।